Welcome, my lovely students. In this session on critical reasoning, we will be doing questions related to cause and effect, a very important topic, and obviously, like every other critical reasoning topic, very confusing for many. तो बेसिक समझते हैं सबसे पहले 2-5 मिनट में, और उसके बाद में फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे, सो बेटर समझ में आएगा। और 2-4 चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन 99% ऑफ द टाइम्स गलत नहीं होगा। ओके, so firstly, if you've not connected me on Telegram, you can join the Telegram group CAT-ZAT-MBA, and you can also message me on Telegram at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari, and firstly let us know कि what is the cause and what is the effect. Cause क्या होता है और effect क्या होता है? Okay, so cause of something is why something happens. It answers the why something happened, whatever happened, why it happened. So why is answered by the cause, and effect is what has happened. What has happened. Then cause always precedes the effect. पहले कुछ cause हुआ, कारण हुआ, उसके बाद में उसका result आया, and that result is effect. So cause always precedes effect. Because there was a cause, and that is why there is an effect. Okay, for example, you studied, ठीक है, you studied for an exam, for let us say X exam. You appeared in X exam, and then you passed the exam. ठीक है, इससे भी पहले हो सकता है कि एक्स एग्जाम के लिए वैकेंसीज या एप्लीकेशन फॉर एक्स एग्जाम अराइव्ड. ठीक है, सो एप्लीकेशन फॉर एक्स एग्जाम वाज देयर, you applied for it, so this application was the cause, you applied for it, and then this becomes the effect that since you applied for the exam, so you started studying for the exam. ठीक है, तो ये स्टडीज तो तुम्हारा है, वो इफेक्ट हो गया किसका? कॉज का, बिकॉज तुमने अप्लाई किया तो पढ़ोगे ना, पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा, इजंट इट सो? और फिर क्योंकि तुमने स्टडी किया, इसके बाद तुम एग्जाम में अपियर किए. ठीक है, सो यू स्टडीड, देन यू अपियर्ड इन द एग्जाम. तो तुम्हारा जो स्टडी करना है वो कॉज बना, क्योंकि नहीं पढ़ते तो एग्जाम में जाके करते क्या? तो एग्जाम नहीं देते, तो एग्जाम तुम्हें देना था इसलिए तुमने पढ़ाई किया. ठीक है, सो दैट इज द कॉज, एंड देन यू अपियर्ड इन द एग्जाम, एंड अल्टीमेटली यू पास्ड, तो यू आर पासिंग द एग्जाम बिकम्स द इफेक्ट. ठीक है, सो हर एक स्टेटमेंट जो तुम्हारा है, किसी भी क्रोनोलॉजी में जाओगे, हमेशा एवरी स्टेटमेंट कैन बी अ कॉज एंड कैन बी एन इफेक्ट फॉर द सबसीक्वेंट. इट कैन बी एन इफेक्ट एंड अ कॉज बोथ. ठीक है, इफेक्ट कब होगा? जबकि इससे प्रेसिडिंग कोई कॉज होगा, और कॉज कब होगा? जो उसके आगे कोई और इफेक्ट होगा. तो एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल चीजें हो सकता है. ठीक है, अभी को एक दो और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इट रेन्ड, इट वाज क्लाउडी yesterday morning. Then it rained, and then roads are waterlogged. Roads are waterlogged. So clearly, roads are waterlogged. This is the effect, and this is the effect. Cause क्या है इसका? Because it rained. और क्योंकि क्लाउडी था, this being cloudy is the cause. That is why it rained. तो यही जो it rained है, ये हमारा इफेक्ट हो गया. अगर कॉज हमारा क्लाउडी होना है और जब रेन हुआ तभी वाटर लॉगिंग हुआ रोड्स का, तो फॉर द वाटर लॉगिंग ऑफ रोड्स दिस बिकम्स द कॉज. इज दैट मच क्लियर? ठीक है, अब ऑप्शंस पे चलते हैं कि हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या रहेगा फॉर्मेट. तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इन जनरल, वहां पे दो स्टेटमेंट्स मेंशन रहेंगे. देयर विल बी टू स्टेटमेंट्स, दे कुड बी ए और बी, वन और टू, दो स्टेटमेंट्स रहेंगे, एंड देयर विल बी 5 ऑप्शंस. एंड ऑप्शंस विल बी, ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट. तो ऑप्शन ए क्या होगा कि 1 कॉज है और 2 इफेक्ट है. या ऑप्शन 2 हो सकता है कि स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड 1 इज द इफेक्ट. यानी कि बेसिकली कॉज और इफेक्ट से दोनों स्टेटमेंट कनेक्टेड है.
पहले दो ऑप्शन हमारे कह रहे हैं कि कॉज और इफेक्ट से कनेक्टेड है। अब दो चॉइसेस है, या तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कॉज होगा, सेकंड इफेक्ट होगा, या फिर सेकंड कॉज होगा और फर्स्ट इफेक्ट होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और फिर थर्ड क्या है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, बोथ आर इफेक्ट्स, बट इफेक्ट किसके हैं, एक इंडिपेंडेंट कॉज के, कोई और तीसरा कॉज है जिसकी वजह से कि दोनों के दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट ऑफ सेम कॉमन कॉज, यानी कि सेम एक कॉज है और जिसके कि ये दोनों ही इफेक्ट है। और ऑप्शन नंबर ई इज बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। एक ऑर्डर है जिसमें इन ऑप्शंस को हमें हमेशा ट्राई करना है, और अगर उस ऑर्डर में करोगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। दैट ऑर्डर इज कि सबसे पहले यू विल बी चेकिंग कि ए है या फिर बी है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी चेकिंग कि इज देयर एनी कॉजल कनेक्शन बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक कॉज है, दूसरा इफेक्ट है, क्या ये पॉसिबल है? कॉजल कनेक्शन को चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? यू कैन चेक दिस बाय ट्रांजिशन वर्ड्स सो और देयरफॉर, ठीक है। यू कैन यूज बाय चेकिंग, डायरेक्टली देख के कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो सो या देयरफॉर लगा के कनेक्ट कर सकते हो कि स्टेटमेंट 1 इज दिस, सो स्टेटमेंट 2 अगर कनेक्ट हो रहा है तो यानी कि स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, सो के बाद में जो स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, सो से पहले एक स्टेटमेंट आएगा और सो के बाद में एक स्टेटमेंट आएगा। जो बाद में स्टेटमेंट आ रहा है दैट इज इफेक्ट, जो पहले स्टेटमेंट आ रहा है दैट इज कॉज, कि पहले वाले की वजह से दूसरा हुआ, ठीक है। सो या देयरफॉर से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, ए या बी अगर हमारा आ जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं आता है यानी कि ए या बी दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है, तब क्या करेंगे? इन दैट केस वी विल बी चेकिंग वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, यानी कि उसके बाद में विल बी चेकिंग ऑप्शन डी, ठीक है। एग्जाम में ऑप्शन डिफरेंट हो सकता है बट बेसिकली हम क्या चेक करेंगे, क्या उनका कोई कॉमन कॉज है, इज देयर अ कॉमन कॉज, एंड इफ दैट ऑल्सो इज नॉट देयर इज नो कॉमन कॉज, देन विल बी चेकिंग सी। मोस्टली यहीं पे हमारी गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। मोस्टली हमारा जो आंसर होगा या तो ए या बी में से आ जाएगा, ए बी में नहीं आएगा तो डी होगा, डी भी नहीं आएगा तब फिर हम सी पे जाएंगे और सी में दोनों इफेक्ट होंगे एक इंडिपेंडेंट कॉज के। और लास्ट में आएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज व्हेन बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, व्हेन बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, ठीक है। और इंडिपेंडेंट कॉज का मतलब क्या हुआ, जब भी एग्जाम में अगर इंडिपेंडेंट कॉज आएगा, बहुत रेयरली आएगा, जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो तुम्हें ए बी सी डी में ही या फिर इंडिपेंडेंट इफेक्ट या फिर कॉज और इफेक्ट पे ही फोकस करना है। बट इंडिपेंडेंट कॉज अगर कभी भी गिवन होगा, ठीक है, तो यानी कि दैट स्टेटमेंट मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट। एक सेम स्टेटमेंट में ही तुम्हें कॉज भी मेंशन्ड होगा और इफेक्ट भी मेंशन्ड होगा। बिकॉज अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी स्टेटमेंट हमारा कॉज भी हो सकता है और इफेक्ट भी हो सकता है, isn't it so? तो एवरी स्टेटमेंट कैन बी इफेक्ट, तो हम उसको कॉज कैसे मानेंगे, कॉज कैसे एज्यूम करेंगे, अनलेस दैट स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज सेल्फ सफिशिएंट, और उसके लिए किसी और कॉज की, उस स्टेटमेंट के होने के लिए किसी और कॉज की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट ले ले कि इट वॉज क्लाउडी, जैसे थोड़ी देर पहले लिया कि इट वॉज क्लाउडी, एक ही स्टेटमेंट में मेंशन है सो इट रेन्ड। अब अगर ये स्टेटमेंट हमें गिवन है तो दिस स्टेटमेंट इज सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। इसके लिए किसी और कॉज की जरूरत नहीं है या ये इफेक्ट नहीं है सच, इसमें हमें कॉज भी गिवन है और इफेक्ट भी गिवन है। अगर ऐसे स्टेटमेंट गिवन है तब फिर हम उसको इंडिपेंडेंट कॉज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इन जनरल एग्जाम में 99% ऑफ टाइम्स ऐसा कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं होगा, तो हमारा आंसर ए बी सी डी में से ही आएगा, इंडिपेंडेंट कॉज वाला आंसर नहीं होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन सिटीज इन यूरोप। Statement 1 is saying a large number of people live in cities in Europe, and statement number 2 is saying jobs are available primarily in cities. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ए और बी में से चेक करना है क्या कोई कॉज हो सकता है, यानी स्टेटमेंट 1 कॉज है 2 इफेक्ट है, या 2 कॉज है 1 इफेक्ट है, इज दैट पॉसिबल, इज दैट कनेक्शन इज देयर। तो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन सिटीज इन यूरोप एंड जॉब्स आर अवेलेबल प्राइमरली इन सिटीज। अब अगर लोग रह रहे हैं सिटीज में तो इज देयर अ रीजन बिहाइंड दैट, या लोग सिटीज में रह रहे हैं इसलिए जॉब्स प्राइमरली सिटीज में अवेलेबल है, क्या कनेक्शन हो सकता है, क्या कनेक्शन हो सकता है? अगर हम पहला स्टेटमेंट पहले रखें कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन सिटीज इन यूरोप देयरफॉर जॉब्स आर अवेलेबल प्राइमरली इन सिटीज, या फिर सेकंड स्टेटमेंट पहले रखें कि जॉब्स आर अवेलेबल प्राइमरली इन सिटीज देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन सिटीज इन यूरोप, क्या कनेक्शन बनेगा? डेफिनेटली सेकंड वाला जो हमारा स्टेटमेंट है जॉब्स आर अवेलेबल प्राइमरली इन सिटीज एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिव इन सिटीज, यानी कि सेकंड वाला हमारा कॉज होगा और फर्स्ट वाला इफेक्ट हो जाएगा।
फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। स्टार्टिंग कहां से होगा? लोग रह रहे हैं, ठीक है, तुम इंडिया का ही, यूरोप का एग्जांपल की बजाय इंडिया का एग्जांपल ले लो, तो लोग ज्यादातर सिटीज में क्यों रहते हैं? बिकॉज सिटीज में जॉब्स ज्यादा हैं, इसलिए रहते हैं। अगर सारी की सारी जॉब्स हमें अवेलेबल होती है रूरल एरियाज में, तो सिटीज में लोग क्यों रहते हैं? Isn't it so? Because already everyone initially was living in the rural areas, but ultimately जब एक बार फैक्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज आई, तो लोगों को जॉब के लिए, जॉब सीख करने के लिए आना पड़ा, एग्रीकल्चर से उनका काम नहीं चला। Isn't it so? तो धीरे धीरे चीजें शिफ्ट हुई सिटीज की तरफ। क्यों शिफ्ट हुई? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जॉब्स की वजह से। तो जॉब्स आर द मेन फैक्टर जिसकी वजह से कि लोग सिटीज में आकर रहना शुरू किया। तो ये ध्यान रखना है कि जॉब्स हमारा प्राइमरी कॉज है और इफेक्ट है उसका लोगों का सिटी में आके रहना। लोगों का सिटी में आके रहना कॉज नहीं है, ठीक है, वो कॉज नहीं है, बिकॉज लोग, वर्किंग पॉपुलेशन सिटीज में आके रहा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल कास्ट सिटी में आके नहीं रहा कि उसने, मतलब वो आया उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हुआ, बट वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, दैट इज अ वेरी लिटिल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 कह रहा है प्राइस ऑफ वेजिटेबल हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। तो इन दिस समर प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। Statement number 2 is saying there is tremendous increase in the temperature during the summer, thereby damaging crops greatly. तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और इसकी वजह से हुआ क्या? देयर बाई डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली, तो क्रॉप्स हुई है डैमेज। और स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल हैव इंक्रीज्ड। तो अगर क्रॉप्स डैमेज हो गई हैं, यानी कि डिमांड जो है डिक्रीज कर गया है, सॉरी डिमांड तो इंक्रीज किया है, डिमांड तो इंक्रीज किया है उतना ही रहा, सप्लाई डिक्रीज कर गया है। अगर क्रॉप्स हमारी डैमेज हो गई हैं तो सप्लाई डिक्रीज कर गया है, अगर सप्लाई में डिक्रीज आएगा तो डेफिनेटली कॉस्ट इंक्रीज करेगा, और वही कह रहा है कि कॉस्ट इंक्रीज किया है क्योंकि सप्लाई में डिक्रीज आया है, दिस इज द कॉज, और जिसकी वजह से कि कॉस्ट में इंक्रीज आया है, तो दिस इज द कॉज, और फर्स्ट वाला इज इफेक्ट, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, दैट स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट has been disrupted since last week. रोड ट्रैफिक टू टाउन्स के बीच में हैज बीन डिसरप्टेड लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक। स्टेटमेंट 2, द रेल ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिसरप्टेड सिंस लास्ट वीक। देखो एक कंफ्यूजन जो बहुत ज्यादा आता है बच्चों को, उसके बारे में क्लैरिफाई करना जरूरी है कि देखो जब भी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें स्टेटमेंट नहीं पता है कौन से दो टाउन्स के बारे में बात हो रही है, बट क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कह रहे हैं टू टाउन्स इन द स्टेट, सो वी हैव टू एज्यूम कि ये सेम टाउन्स के बारे में बात हो रहा है, अनलेस अदरवाइज इज मेंशन्ड, ठीक है। हमेशा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कॉज एंड इफेक्ट का, तो हमें एज्यूम करना है ये सेम कॉलेज के बारे में बात हो रहा है, सेम सिटी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, सेम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात हो रहा है, एज लॉन्ग एज कुछ और मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मेंशन है कि पहले वाले स्टेटमेंट में कह रहा है गोवा की गवर्नमेंट है और दूसरे वाले स्टेट में कह रहा है कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, तब वी नो कि दे आर टू सेपरेट स्टेट्स। अदरवाइज अगर पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट सो एंड सो, दूसरे में कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट डिड सो एंड सो, यानी कि दोनों केसेस में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेम है। क्या कह रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिड सो एंड सो, दूसरे में भी कह रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिड सो एंड सो, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट का है। सिमिलरली यहाँ पे बिटवीन टू टाउन्स इन द स्टेट, तो वील एज्यूम कि दीज टू टाउन्स आर द सेम टाउन्स इन बोथ द स्टेटमेंट्स, और दोनों में डिसरप्ट हुआ है ट्रैफिक। पहले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से रोड ट्रैफिक डिसरप्ट हुआ है और सेकंड वाले के स्टेटमेंट के हिसाब से रेल ट्रैफिक डिसरप्ट हुआ है। अब क्या रोड ट्रैफिक डिसरप्ट हुआ है इसलिए रेल ट्रैफिक डिसरप्ट हुआ होगा? क्या रोड ट्रैफिक डिसरप्ट होना कैन बी अ कॉज फॉर डिसरप्शन इन रेल ट्रैफिक? कैन दैट बी अ कॉज? नो, दैट कैन नॉट बी द कॉज। क्या इसका ऑपोजिट कॉज हो सकता है कि रेल ट्रैफिक गॉट डिसरप्टेड, दैट इज व्हाई रोड ट्रैफिक गॉट डिसरप्टेड? नो, इवन दैट कैन ऑल्सो नॉट बी देयर। तो हमारे ए और बी तो कैंसिल आउट हो गए, दीज ऑप्शंस कैन नॉट बी देयर, और ए और बी के बाद में आया ऑप्शन नंबर डी, कैन देयर बी अ कॉमन कॉज? सेम टाउन्स हैं, सेम स्टेट में, एक और रोड ट्रैफिक भी डिसरप्ट हुआ है, रेल ट्रैफिक भी डिसरप्ट हुआ है, कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कॉमन कॉज? हमें पॉसिबिलिटी खोजनी है हमेशा ऐसे केस में, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, कैन दे बी रिलेटेड? दोनों केसेस में क्या हुआ है? देखो हमेशा अगर कॉमन कॉज आंसर आएगा तो उससे पहले ये सोचना है क्या दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं? तो दोनों केसेस में क्या हुआ है? डिसरप्शन ही हुआ है, प्रॉब्लम ही क्रिएट हुआ है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, मे बी a common cause, a common problem which is causing both of these, which is causing both of these, ठीक है। सो दोनों का एक कॉमन कॉज होना पॉसिबल है, ठीक है। देयर माइट बी सम लार्ज स्ट्राइक और समथिंग, ठीक है, जैसे लॉकडाउन टाइप का सिनारियो हो सकता है, ठीक है, लॉकडाउन तो नहीं बट सम कर्फ्यू और समथिंग, सम दंगा फसाद, ठीक है। तो सम पॉपुलेशन प्रॉब्लम माइट बी देयर कि कुछ लोगों ने बवाल किया, कुछ पंगा हुआ, कुछ स्ट्राइक हुआ, तो देयर माइट बी सम कॉमन कॉज। कौन सा कॉज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देयर कैन बी अ कॉमन कॉज बिकॉज इफेक्ट सेम आ रहा है।
इफेक्ट रोड ट्रैफिक पे भी सेम आ रहा है और रेल ट्रैफिक पे भी सेम आ रहा है, दोनों पे इफेक्ट सेम है, दोनों का डिसरप्शन हो रहा है, एंड दैट इज वाई देयर कुड बी अ कॉमन कॉज, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, और इंडिपेंडेंट कॉज का इफेक्ट कब होता है? जबकि एक केस में कुछ हो रहा हो, इफेक्ट किसी डायरेक्शन में है, दूसरे केस में डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर डायरेक्शन सिमिलर है और टॉपिक सिमिलर है तो चांसेस आर कि कॉज भी सिमिलर होगा, और ऐसे केसेस में वी हैव टू एज्यूम इन दैट केस कि यस कॉमन कॉज होगा। अगर पॉसिबिलिटी है तो वी हैव टू एज्यूम दैट कॉमन कॉज होगा बॉस, ठीक है? उसके बाद में दिमाग में कुछ भी डाउट नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The performance of most of the students in final exam of class 10th in the school run by the government was excellent. The performance of most of the students in final exam of class 10th in school run by government, यानी government schools में, is excellent. Statement 2 कह रहा है many teachers of the government schools left the schools and joined private schools. So can there be, first statement क्या cause हो सकता है कि performance of most of the students in final exam of class 10th run by government was excellent and that is why many teachers of the school left the school and joined private schools. कैन दैट बी द कॉज? डेफिनेटली फर्स्ट तो कॉज नहीं हो सकता अपना, ठीक है? तो फर्स्ट कॉज नहीं हो सकता, तो ये तो गया। क्या सेकंड कॉज हो सकता है? बिकॉज मेनी टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स लेफ्ट द स्कूल एंड जॉइन प्राइवेट स्कूल, दैट इज वाई गवर्नमेंट स्कूल की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। तो कैन दैट बी अ पॉसिबिलिटी? भाई अगर टीचर्स लीव कर गए हैं तो इसकी वजह से तो परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुआ होगा, अनलेस कि कोई नए ज़्यादा एक्सपर्टीज वाले टीचर्स ने ज्वाइन किया हो। तो ऐसा तो कुछ भी हमारा स्टेटमेंट मेंशन नहीं कर रहा है, तो इतना तो एक्सट्रीम नहीं एज्यूम कर सकते अपने एंड पे, तो बी भी अपना आंसर नहीं होगा, बी भी आंसर नहीं होगा। अब क्या कॉमन कॉज हो सकता है यहाँ पे? कैन देयर बी ए कॉमन कॉज कि जिसकी वजह से कि परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है क्लास 10th में स्कूल रन बाय गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स का, और उसी सेम कॉज की वजह से टीचर्स लीव किए हैं? तो पहला वाले में ध्यान दो, यहाँ पे पहला वाला क्या कर रहा है? एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है, और सेकंड वाला कह रहा है कि एट्रिशन हुआ है, इजंट इट सो? और एट्रिशन हुआ है यानी कि स्कूल छोड़ के गए हैं टीचर्स। तो डेफिनेटली दो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों सेम पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है। यानी कि अगर ऐसा हुआ होता कि परफॉर्मेंस इंक्रीज किया है और उसके बाद में कोई पॉजिटिव चीज़ की बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो सेम डायरेक्शन होता है, तो देयर कुड बी अ कॉमन कॉज, ठीक है? बट क्योंकि डायरेक्शन ही अलग अलग है तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉमन कॉज होना भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, ठीक है? परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है तो एक इफेक्ट है, कॉज तो है नहीं। और सिमिलरली टीचर्स लीव किए हैं तो देयर माइट बी सम रीजन, तो दिस इज ऑल्सो एन इफेक्ट, ये भी इफेक्ट है और ये भी इफेक्ट है, तो बोथ आर इफेक्ट ऑफ सम अदर कॉज, सम इंडिपेंडेंट कॉज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी रेनफॉल इन सिटी एक्स एंड पीपल फाउंड देमसेल्व्स इन ट्रबल मेनी टाइम्स। तो थोड़ा सा ग्रामर शायद इशू है इस स्टेटमेंट में, बट बेसिकली स्टेटमेंट कह रहा है कि सिटी एक्स में हैवी रेनफॉल हुआ है एंड दैट इज वाई पीपल फाउंड देमसेल्व्स इन ट्रबल मेनी टाइम्स ड्यू टू रेनफॉल। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इन लेजिस्लेटिव असेंबली पोल्स इन स्टेट वाई अवेयरनेस कैंपेन वॉज ऑन इट्स पीक एंड देयर वॉज अ रिकॉर्ड 85% वोटिंग दिस ईयर। तो पहले में बात हो रहा है सिटी एक्स का, दूसरे में बात हो रहा है स्टेट वाई का। पहले में बात हो रहा है रेनफॉल का और ट्रबल ड्यू टू रेनफॉल, और सेकंड में बात हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली पोल और अवेयरनेस कैंपेन। तो क्लियरली दे बोथ आर एब्सोल्युटली ऑन डिफरेंट डायरेक्शंस, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, कॉज या इफेक्ट का कोई रिलेशनशिप इनके बीच में बन ही नहीं सकता है। दोनों अलग अलग ज्योग्राफी की बात हो रही है, एक सिटी एक्स एक स्टेट वाई, तो ए और बी में तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। क्या कॉमन कॉज हो सकता है? क्या कॉमन कॉज पॉसिबल है? कॉमन कॉज भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पहले वाले में रेनफॉल हो रहा है, उसकी वजह से पीपल आर फेसिंग ट्रबल, एंड सेकंड वाले में देयर इज लेजिस्लेटिव असेंबली पोल, अवेयरनेस कैंपेन हुआ और फिर रिकॉर्ड वोटिंग हुआ, तो डेफिनेटली कॉमन कॉज भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या सी होगा या फिर ई होगा? ओनली इन दिस केस, क्योंकि ये एक एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है कि तुम्हें पता चले कि ऑप्शन ई कब आएगा, इंडिपेंडेंट कॉज वाला ऑप्शन कब आएगा। यहाँ पे ध्यान दो, स्टेटमेंट 1 हमारा क्या कह रहा है? हैवी रेनफॉल हुई और पीपल फाउंड देमसेल्व्स इन ट्रबल मेनी टाइम्स। हैवी रेनफॉल यहाँ पे कॉज है और पीपल फाउंड देमसेल्व्स इन ट्रबल, दिस इज द इफेक्ट, कॉज का इफेक्ट है, यानी कि दिस इज सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा जनरली एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं आएगा और इसलिए हमारा कभी भी ऑप्शन ई आंसर नहीं होता है। बट कब आंसर हो सकता है ये जब तक पता नहीं होगा तब तक तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे, इसलिए ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने जरूर लिया है सो दैट तुम्हें क्लियर हो जाए कि एग्जाम में अगर ऐसा आता है, 99% चांस है कि ऐसा नहीं आएगा स्टेटमेंट, बट अगर ऐसा कोई सेल्फ सफिशिएंट स्टेटमेंट आते हैं कि स्टेटमेंट में ही कॉज है, एक ही स्टेटमेंट में कॉज है, उसी में इफेक्ट है, फिर अगला वाले बिल्कुल इंडिपेंडेंट है स्टेटमेंट, उसमें भी कॉज है और इफेक्ट है, अगर दोनों बातें यानी कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि उनको किसी और स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में काफी है, ठीक है? तो उस केस में इन दैट केस ओनली एंड इन ओनली इन दैट केस ऑप्शन ई आंसर होगा कि बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। सेकंड में भी तो ऐसा ही है कि लेजिस्लेटिव असेंबली पोल है स्टेट वाई में, अवेयरनेस कैंपेन हुआ तो दिस इज द कॉज, और जिसकी वजह से रिकॉर्ड वोटिंग हुआ दिस इज द इफेक्ट।
तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सफिशिएंट है, इसको किसी और कॉज की जरूरत नहीं है, अपने आप में बता रहा है ये कि अवेयरनेस कैंपेन की वजह से रिकॉर्ड वोटिंग हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रीवियस फ्यू मंथ्स द कॉस्ट ऑफ गैसोलीन एंड डीजल ऑन द डोमेस्टिक मार्केट हैज नॉट अल्टर्ड। गैसोलीन और डीजल का कॉस्ट डोमेस्टिक मार्केट में चेंज नहीं हुआ है फॉर प्रीवियस फ्यू मंथ्स। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इन द पास्ट सेवरल मंथ्स, यानी कि टाइमलाइन तो सेम है, टाइमलाइन सेम है। देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल ऑन द ग्लोबल मार्केट। टाइमलाइन सेम है बट क्या इफेक्ट सेम है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंक्रीज हुआ है प्राइस में, गैसोलीन के प्राइस में इंक्रीज हुआ है, और फर्स्ट कह रहा है कि कॉस्ट जो है गैसोलीन और डीजल का डोमेस्टिक मार्केट में चेंज ही नहीं हुआ है, सेम रहा है, सेम रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। पहला वाला कह रहा है कॉस्ट चेंज नहीं हुआ है, दूसरा कह रहा है प्राइस इंक्रीज किया। तो अगर प्राइस इंक्रीज किया है ग्लोबल मार्केट में तो देयर आर चांसेस कि डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज करना चाहिए था अगर सेम कॉज होता या कॉजल रिलेशनशिप होता, इजंट इट सो? बट ऐसा कोई रिलेशनशिप है नहीं यहाँ पे, तो ए अभी तो आंसर नहीं है। क्या कॉमन कॉज हो सकता है? अगर कॉमन कॉज होता तो सेम इफेक्ट आता। अगर कॉज कॉमन होगा दोनों के बीच में तो इफेक्ट तो सेम आएगा ना उस केस में। यानी कि अगर प्राइस सेकंड वाले में इंक्रीज हो रहा था तो पहले वाले में भी इंक्रीज होना चाहिए था। अगर ग्लोबल मार्केट में प्राइस का इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज होना चाहिए था। बट अगर इंक्रीज नहीं हुआ है डोमेस्टिक मार्केट, इसका मतलब है कि दोनों का जो कॉज है वो डिफरेंट है। ग्लोबल मार्केट में इंक्रीज हुआ है प्राइस में भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर है या किसी और फैक्टर की वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है लगातार। देयर माइट बी सम ज्योग्राफिकल फैक्टर या जियोपॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, तो सेकंड वाले के लिए कोई जियोपॉलिटिकल फैक्टर होगा, कोई रीजन होगा, और फर्स्ट वाले के लिए मे बी सम पॉलिटिकल रीजन हो कि भाई कॉस्ट तो चेंज हो रहा था बट इलेक्शन आने वाले थे तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं अभी प्राइस मत इंक्रीज करो, अभी पहले इलेक्शन हो जाने तो फिर देखते हैं उसके बाद में प्लान करेंगे। ठीक है, सो देयर माइट बी सम अदर रीजन। सो डेफिनेटली एक डिफरेंट रीजन होगा दोनों के लिए और दोनों इफेक्ट है हमारे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a study has shown that whatever form of entertainment a person is exposed to in his her formative years stays on with him or her for the rest of life. A study has shown that whatever form of entertainment a person is exposed to in formative years stays on with him for the rest of life. और स्टेटमेंट 2 कह रहा है यंग जनरेशन इज ऑलवेज रिमाइंडेड बाय द ओल्ड जनरेशन दैट द करंट लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट इज इन्फीरियर टू द ओल्ड टाइम्स। जो भी यंग जनरेशन आएगी इसको ओल्ड जनरेशन हमेशा बोलेगा, बिल्कुल कॉमन है, सबको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बोलेगी कि आज के गानों में वो बात नहीं रही, पहले के गाने अलग होते थे, आज की फिल्मों में वो बात नहीं रही, पहले जो फिल्में होती थी अलग होती, उनका अलग क्लास होता था, पहले गाने होते तो उन्हें मतलब होता था, ढिंचाक थोड़ी होता था सिर्फ, है कि नहीं? इजंट इट सो? तो यू ऑल मस्ट हैव फेस्ड और हर्ड दिस मच कि पहले वाले गानों में बात अलग थी, पहले वाले एंटरटेनमेंट में बात अलग थी, पहले वाले डांसेस में बात अलग थी, तो पहले चीज़ें अलग थी, पहले का कल्चर अलग था, आज के कल्चर में वो बात नहीं है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न क्या है? ये तो सेकंड वाला तो इफेक्ट लग रहा है, रीज़न क्या है इसका? रीज़न स्टेटमेंट 1 में गिवन है कि एक स्टडी ने ये बताया कि वट एवर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अ पर्सन इज एक्सपोज टू इन फॉर्मेटिव ईयर्स स्टेज ऑन विद हिम। तो जो फॉर्मेटिव ईयर्स का लोचा है इसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। दिस इज द कॉज, फर्स्ट वाला कॉज और सेकंड वन वाला है इफेक्ट। तो फर्स्ट इज कॉज ऑप्शन ए। हमेशा करना है हर एक क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमें ए या बी में से ढूंढना है। जब कोई कनेक्शन नहीं होगा, कॉजल कनेक्शन नहीं होगा स्टेटमेंट 1 और 2 में, तभी हम आगे के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, पहले कोशिश करना है क्या दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल अथॉरिटी हैज आस्क्ड द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू अटेंड स्पेशल क्लासेस टू बी कंडक्टेड ऑन संडेज। स्कूल अथॉरिटी हैज आस्क्ड 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कि भैया क्लासेस अटेंड करो, एग्जाम आने वाले हैं तो संडे को भी तुम्हारे लिए हम क्लास रख रहे हैं। ठीक है, संडे को भी क्लास रख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम पास है, पढ़ाई कर लो। स्टेटमेंट 2 कह रहा है पेरेंट्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैव विथड्रॉन देयर वर्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशंस कंडक्टेड ऑन संडेज। तो कैन दे बोथ बी कनेक्टेड? क्या ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट 1 कहे कि स्कूल अथॉरिटीज आस्क्ड द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू अटेंड स्पेशल क्लासेस टू बी कंडक्टेड ऑन संडेज, देयरफॉर द पेरेंट्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैव विथड्रॉन देयर वर्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशंस ऑन संडेज। क्योंकि एक ही जगह जा पाएगा बच्चा, दोनों जगह तो नहीं चला जाएगा, इजंट इट सो? तो अगर स्कूल में क्लासेस हैं तो कोचिंग नहीं जा पाएगा, ट्यूशन नहीं जा पाएगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट कॉज और सेकंड इफेक्ट हो सकता है कि इसका ऑपोजिट पॉसिबल है कि द पेरेंट्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैव विथड्रॉन देयर वर्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशंस एंड देयरफॉर स्कूल अथॉरिटी हैज आस्क्ड द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू अटेंड स्पेशल क्लासेस। क्या इसका ऑपोजिट पॉसिबल है कि ट्यूशन में बच्चों को नहीं भेजेंगे क्योंकि? तो इसका ऑपोजिट पॉसिबल है क्या, इसलिए ऐसा हुआ? तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है, पहला वाला कॉज होगा, सेकंड वाला इफेक्ट होगा, क्योंकि स्कूल ने कहा है संडे को आओ बच्चों पढ़ने के लिए स्कूल, इसलिए पेरेंट्स have withdrawn their words from attending private tuitions conducted on the Sunday. So first is cause, second is effect. Option A is the answer. Next question. Majority of the students in the college expressed their opinion against the college authorities' decision to break away from the university.
कॉलेज अथॉरिटी का डिसीजन है टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड बिकम ऑटोनॉमस। और स्टूडेंट्स ने कॉलेज में एक्सप्रेस किया है अपना ओपिनियन अगेंस्ट द कॉलेज अथॉरिटीज डिसीजन। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकेंड इज सेइंग द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज एक्सप्रेस्ड इट्स इनएबिलिटी टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस। तो क्या पहला वाला हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स ने, कॉलेज अथॉरिटी ने डिसीजन लिया कि यूनिवर्सिटी से अलग होना है और ऑटोनॉमस बनना है, और इस वजह से यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने एक्सप्रेस किया कि भैया अब हम तुमको ग्रांट नहीं दे पाएंगे। तो जब वो सेपरेट ही हो रहा है तो ग्रांट देने का सेंस ही कहाँ बनता है? इजंट इट सो? तो यानी कि सेकंड वाला इफेक्ट हो, फर्स्ट कॉज हो, इसका तो सेंस नहीं बनता। क्या इसका ऑपोजिट का सेंस बनता है? यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज एक्सप्रेस्ड इट्स इनएबिलिटी टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस एंड देयरफॉर कॉलेज अथॉरिटी डिसाइडेड टू ब्रेक अवे एंड बिकम ऑटोनॉमस एंड हेंस मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अगेंस्ट इट। इजंट इट सो? यानी कि सेकंड वाला कॉज है और फर्स्ट वाला उसका इफेक्ट है। फर्स्ट वाला उसका इफेक्ट है। हाँ, कोई ये कंफ्यूज हो सकता है, ये कह सकता है कि सर सेकंड वाला कॉज है, चलो ये तो समझ में आता है कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने एक्सप्रेस किया इनेबिलिटी टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस एंड देयरफॉर कॉलेजेस डिसाइड टू ब्रेक अवे। बट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो ये तो उसके ही बात की बात है, ये तो उसके ही बात की बात है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा बात की बात है, बट अल्टीमेटली जो एक्सप्रेस किया है ओपिनियन अपना, अगेंस्ट ओपिनियन जो एक्सप्रेस किया है स्टूडेंट्स ने, क्यों किया है? ये कॉलेज अथॉरिटी के डिसीजन के बाद ही तो किया है। इजंट इट सो? तो कॉज तो इसका यही सेम चीज है ना, कॉज तो स्टेटमेंट 2 ही है कि भाई यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने एक्सप्रेस किया कि भैया अब हम ग्रांट तुमको दे पाएंगे नहीं, तो कॉलेज अथॉरिटी डिसाइडेड टू ब्रेक अवे एंड हेंस मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अगेंस्ट इट। तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला कॉज है और सेकंड वाला इफेक्ट है, ऑप्शन ए आंसर है। बट यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि इस कॉज और इफेक्ट के बीच में एक कनेक्शन आता है कि जब कॉलेज ने डिसाइड किया ब्रेक अवे करने का, वो मेंशन्ड है स्टेटमेंट 1 में, बट स्टेटमेंट 1 इज मेजरली टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन अगेंस्ट दैट डिसीजन। ठीक है, बट दैट डज नॉट मेक स्टेटमेंट 2 नॉट कॉज। कॉज तो तब भी रहता है ना, ठीक है, इमीडिएट कॉज भले ना हो, क्योंकि इमीडिएट कॉज इस केस में दिख रहा है कॉलेज अथॉरिटी का डिसीजन अगेंस्ट ओपिनियन का, बट कॉज तो है ना स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं रहना है। कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि इमीडिएट कॉज ना दिखे, ठीक है, इमीडिएट कॉज ना दिखे बट कॉज तो फिर भी होगा। एक एग्जांपल और देता हूं, तुम्हें बेहतर समझ में आएगा, बिकॉज ऐसे कंफ्यूजन अगर मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा तो जब तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस टाइम फंसोगे, अटकोगे इन्हीं कंफ्यूजन में। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि लेट अस से एक पर्सन एक्स है, एक्स डोज्ड ऑफ एंड हेंस एक्सीडेंट हैपेंड। ठीक है, एक्स की आंख लग गई और इसलिए एक्सीडेंट हो गया, या एक्स लॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, डोज्ड ऑफ कर दो या फिर लॉस्ट कंट्रोल कर दो, लॉस्ट कंट्रोल एंड हेंस एक्सीडेंट हैपेंड। ये एक स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एक्स वाज ड्रंक एंड ही वाज ड्राइविंग। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट हमारे कनेक्टेड है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एक्स डोज्ड ऑफ या लॉस्ट कंट्रोल एंड हेंस एक्सीडेंट हैपेंड, और सेकंड कह रहा है एक्स वाज ड्रंक एंड हेंस ही वाज ड्राइविंग। तो थिंक अबाउट इट, एक्स इमीडिएट कॉज यहां पे क्या है? एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि एक्स की आंख लग गई या एकदम से सो गया वो, या फिर वो एकदम से कंट्रोल छोड़ दिया उसने। ठीक है, तो इमीडिएट कॉज तो यहां पे ये है कि बिकॉज एक्स डोज्ड ऑफ एंड दैट इज व्हाई एक्सीडेंट हैपेंड। बट ऐसा हुआ क्यों? व्हाई डिड एक्स लॉस्ट हिज कंट्रोल? बिकॉज ही वाज ड्रंक एंड ड्राइविंग। तो प्राइमरी कॉज तो यही है ना भाई, ड्रंक एंड ड्राइविंग किया इसलिए एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, नींद आई इसलिए एक्सीडेंट नहीं हुआ, नींद तो आई इसीलिए क्योंकि वो ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहा था। ठीक है, या फिर थका हुआ होता और ड्राइव कर रहा होता तो भी एक कॉज होता, बट वहां पे थका हुआ था इसलिए ड्राइव कर रहा था। और तो बेसिकली क्या है यहाँ पे समझना यह है कि सेकंड स्टेटमेंट अभी भी हमारा कॉज है और फर्स्ट हमारा इफेक्ट है। क्लियर? ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि इमीडिएट कॉज हमें लग रहा है नहीं, कारण तो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है, बट वो इमीडिएट कॉज है और उसके पीछे भी एक कॉज है ना, उसके पीछे भी कारण है। कॉलेज अथॉरिटी ने क्यों डिसाइड किया? बिकॉज ग्रांट नहीं मिल रहा था उसको। ओके, next question. The local steel company has taken over the task of development and maintenance of the civic roads in the town. That is statement number 1. Statement number 2 is saying the local civic body requested the corporate bodies to help them maintain the civic facilities. तो इस local civic body ने request किया to corporate bodies to help them maintain the civic facilities. That request was, they asked the corporate bodies कि भैया हमें थोड़ा help कर दो in maintaining the civic facilities. और इसका result हो सकता है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कि लोकल स्टील कंपनी हैज टेकन ओवर द टास्क ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द सिविक रोड। इसका ऑपोजिट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा लोकल स्टील कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और इसके बाद में रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट पहले होगा हमेशा, तो पहले रिक्वेस्ट आएगा, फिर आएगा उसके बाद में कि कोई कॉर्पोरेट बॉडी टेक ओवर करे टास्क को
डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का, इजंट इट सो? यानी कि पहले हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट कॉज है और फर्स्ट वाला इफेक्ट है। ऑप्शन बी इज द आंसर, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। द प्राइसेस ऑफ, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। दोनों केसेस में कहानी तो सेम टाइमलाइन की है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। फर्क क्या पड़ रहा है? पहले वाले केस में प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स हैज ड्रॉप्ड सब्सटेंशियली और दूसरे वाले केस में प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। यानी पहले वाले केस में हो रहा है प्राइस ड्रॉप हो रहा है और दूसरे वाले केस में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो बात तो प्राइसेस की हो रही है, बट क्या यहाँ पे कॉमन कॉज हो सकता है? थिंक अबाउट इट, क्या यहाँ पे कॉमन कॉज पॉसिबल है? दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं क्या? सबसे पहले तो ये देखते हैं दोनों क्या कनेक्टेड है। ऑब्वियसली कनेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक केस में बात हो रही है फ्रूट्स की, एक में बात हो रही है फूड ग्रेन्स की। दोनों अलग अलग बातों में बात कर रहे हैं। अब फ्रूट्स का प्राइस डिक्रीज किया है, इसलिए फूड ग्रेन्स का प्राइस इंक्रीज नहीं किया होगा कि लोगों ने एकदम से कहा नहीं अब से फ्रूट खत्म, अब तो सिर्फ अनाज खाएंगे हम, तो प्राइस इंक्रीज कर गया। या इसका ऑपोजिट, ठीक है, कि क्योंकि फूड ग्रेन्स का प्राइस इंक्रीज किया है इसलिए फ्रूट सस्ते हो गए, कि लोगों ने कहा भैया फूड ग्रेन्स महंगे हो गए हैं तो अब सब के सब अपने खेतों में भाई सिर्फ फल उगाओगे और सारे लोग फल खाएंगे तो फल हो गए सस्ते। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। तो ए अभी तो आंसर नहीं है। अब क्या दोनों के पीछे कॉमन कॉज हो सकता है? मैंने बार बार यही चीज रिपीट की है, कॉमन कॉज सिर्फ तब होगा जबकि दोनों का इफेक्ट जो है वो सिमिलर होगा। पहले वाले केस में इफेक्ट है हमारा प्राइस डिक्रीज कर रहा है, दूसरे वाले केस में इफेक्ट है प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो इफेक्ट डिफरेंट है, दोनों इफेक्ट है बट इफेक्ट हमारा डिफरेंट है, ठीक है? इफेक्ट अगर डिफरेंट है तो कॉज हमेशा इंडिपेंडेंट होगा इन जनरल, ठीक है? इन जनरल इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस फ्रूट्स और फूड ग्रेन्स की बात हो रही है, तो इफेक्ट हमारा डिफरेंट है तो कॉज भी इंडिपेंडेंट होगा और डिफरेंट होगा। ऑप्शन सी आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड द ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज एंड प्रॉमिस्ड गवर्नमेंट असिस्टेंट टू हेल्प द फार्मर्स। एंड स्टेटमेंट 2 कह रहा है, a large number of farmers in the drought affected areas have been suffering due to drought situation and are unable to feed their families. तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज को विजिट किया, प्रॉमिस किया कि गवर्नमेंट असिस्टेंट मिलेगा सबको, सारे के सारे फार्मर्स को, और इसके बाद में फिर फार्मर्स की सफरिंग चालू हुई, ठीक है? आफ्टर दिस कॉज्ड द सफरिंग ऑफ फार्मर्स। क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के विजिट करने की वजह से उनका सफरिंग थोड़ी हुआ होगा। ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज को प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है और प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस टू हेल्प द फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स को ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रहा था। और प्रॉब्लम क्या हो रहा था? बिकॉज दे वर सफरिंग, दे बीन सफरिंग ड्यू टू ड्रॉट सिचुएशन एंड वर अनेबल टू फीड देयर फैमिली। तो दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर विजिटेड दैट एरिया एंड प्रॉमिस्ड असिस्टेंस। तो यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा कॉज है और फर्स्ट वाला इफेक्ट है, ठीक है? सेकंड इज कॉज और फर्स्ट इज इफेक्ट। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? Next question. Large number of people living in the low-lying areas have been evacuated during the last few days to safer places. And statement 2 कह रहा है, government has rushed in relief supplies to the people living in the affected areas. तो क्या ये दोनों चीजें कनेक्टेड है? लो लाइंग एरिया का मतलब क्या हुआ? जहां पे कि जो हाइट है किसी एरिया का दैट इज वेरी लो, यानी कि या तो सी के वाटर बॉडी के पास होगा, यानी सी के पास मेजॉरिटी है और सी के पास में है, और बहुत थोड़ा सा सुनामी या किसी भी कैलामिटी के केस में डूब सकता है एरिया, सो दैट इज कॉल्ड एज लो लाइंग एरिया। और लो लाइंग एरिया में लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज टू सेफर प्लेसेस, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला था वहाँ पे जिसकी वजह से कि पीपल को इवैक्यूएट किया गया, लोगों को किसी चीज़ का अंदेशा था मौसम विभाग को, है कि नहीं? तो डेफिनेटली देयर माइट बी सम रीजन। और सेकंड कह रहा है गवर्नमेंट हैज रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज टू द पीपल लिविंग इन द अफेक्टेड एरियाज। सेकंड में कह रहा है कि इंसिडेंट हुआ है कुछ और अफेक्टेड एरियाज में वहाँ पे रिलीफ सप्लाईज भेजा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यानी कि समहाउ बोथ आर कनेक्टेड, बट क्या डायरेक्ट कनेक्शन है एक कॉज और दूसरे इफेक्ट का? अगर पहला वाला कॉज है कि क्योंकि इवैक्यूएट किया इसलिए रिलीफ सप्लाईज भेजना पड़ रहा है, तो इसका तो कोई सेंस नहीं बना। जब इवैक्यूएट कर ही दिया तो रिलीफ सप्लाईज क्यों भेजेंगे? क्या सेकंड वाले की वजह से पहला हो सकता है कि रिलीफ सप्लाईज भेजा और इसलिए इवैक्यूएट किया उसको बाद में? ये दोनों इस तरह से डायरेक्टली कॉज और इफेक्ट से तो कनेक्टेड नहीं है, ये अभी तो कनेक्शन नहीं है, बट दोनों क्या कॉमन कॉज से कनेक्टेड हो सकते हैं? कैन देयर बी अ कॉमन कॉज? क्योंकि दोनों एक इशारा कर रहे हैं कि देयर माइट बी अ नेचुरल कैलामिटी। पहला वाला कह रहा है कि एक नेचुरल कैलामिटी को से लोगों को बचाने के लिए दे वर इवैक्यूएटेड, और सेकंड वाला कह रहा है बिकॉज दैट हैपेंड, दैट कैलामिटी हैपेंड एंड दैट इज वाई इन द अफेक्टेड एरियाज गवर्नमेंट रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज। तो कॉमन कॉज है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी।
Is that clear? Next question. Government has decided to allow private airlines in India to operate to overseas destinations. गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अलाउ, यानी कि अब तक अलाउड नहीं था, अगर डिसाइड किया है अब इसका मतलब अब से पहले अलाउड नहीं था, तो गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू अलाउ प्राइवेट एयरलाइंस, यानी कि गवर्नमेंट एयरलाइंस शायद पहले अलाउड थी, अब प्राइवेट एयरलाइंस को भी अलाउ कर दिया है टू ऑपरेट टू ओवरसीज डेस्टिनेशंस. एंड सेकंड स्टेटमेंट सेइंग नेशनल एयर कैरियर, यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट, नेशनल यानी कि गवर्नमेंट एयर कैरियर है, दैट हैज इंक्रीज्ड इट्स फ्लाइट्स टू ओवरसीज डेस्टिनेशंस. ठीक है, यानी कि प्राइवेट को अलाउ कर दिया और गवर्नमेंट वाले एयर कैरियर ने, यानी कि गवर्नमेंट एयर कैरियर, नेशनल एयर कैरियर ने भी अपनी फ्लाइट्स को इंक्रीज कर दिया ओवरसीज डेस्टिनेशन में. यानी कि दोनों का जो इफेक्ट है वो सिमिलर डायरेक्शन में है कि प्राइवेट को पहले अलाउड नहीं था, अब अलाउ कर दिया है, और नेशनल एयर कैरियर ने अपनी फ्लाइट्स का नंबर ऑफ फ्लाइट्स को इंक्रीज कर दिया है. अब क्या ये दोनों कॉज और इफेक्ट से कनेक्टेड हो सकते हैं? क्या पहला वाला कॉज होगा इसलिए इफेक्ट होगा, सेकंड वाला कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है प्राइवेट एयरलाइंस को इसलिए नेशनल एयर कैरियर ने इंक्रीज कर दिया फ्लाइट्स? डज नॉट मेक सेंस. डज नॉट मेक सेंस, इजंट इट सो? क्योंकि अगर नेशनल एयर कैरियर को अपनी फ्लाइट्स इंक्रीज करनी थी तो गवर्नमेंट को डिक्रीज करनी चाहिए थी प्राइवेट फ्लाइट्स, बट इंस्टेड गवर्नमेंट ने तो अलाउ किया है, यानी कि दोनों में इंक्रीज हो रहा है. तो पहला वाला कॉज हो सेकंड इफेक्ट हो, डज नॉट मेक सेंस. सेकंड वाला कॉज हो इसलिए पहला वाला इफेक्ट हो, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है कि नेशनल एयर कैरियर ने फ्लाइट्स को इंक्रीज किया है और इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट को अलाउ कर दिया. डज नॉट मेक सेंस. यानी कि दोनों डायरेक्टली कॉज इफेक्ट से रिलेटेड तो नहीं लगते. फर्क क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले केस में भी ओवरसीज डेस्टिनेशंस में गवर्नमेंट ने अलाउ किया ऑपरेट करने के लिए, और सेकंड वाले केस में भी ओवरसीज डेस्टिनेशन में ही इंक्रीज हुई है फ्लाइट्स. यानी कि समहाउ प्रोबेबली ओवरसीज डेस्टिनेशंस में जाने वालों की संख्या बढ़ गई है. नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू ओवरसीज डेस्टिनेशन, यानी नंबर ऑफ टूरिस्ट गोइंग टू ओवरसीज डेस्टिनेशंस हैज इंक्रीज्ड प्रोबेबली. यही तो रीजन हो सकता है कि नेशनल एयर कैरियर ने भी नंबर ऑफ फ्लाइट्स को इंक्रीज कर दिया है और गवर्नमेंट ने प्राइवेट एयरलाइंस को भी अलाउ कर दिया है, बिकॉज नेशनल एयर कैरियर से हो नहीं पा रहा, उतनी फ्लाइट्स वो इंक्रीज नहीं कर पा रहे कि सबको कैटर कर पाए. तो दैट माइट बी द रीजन. तो डेफिनेटली कॉमन कॉज है, और कॉमन कॉज है नंबर ऑफ इंक्रीज इन टूरिस्ट टू ओवरसीज डेस्टिनेशंस. ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. मेजर पार्ट ऑफ द शुगर केन क्रॉप was affected by pests, resulting in huge loss incurred by the farmers in the state. The major part of the sugarcane crop is affected by pests, and that is why there was a huge loss and that was incurred by the farmers in the state. अब देखो इन द स्टेट लिखा है ना, दूसरे फार्मर्स इन द स्टेट, यानी कि सेम स्टेट के बारे में बात कर रहा है, ऐसा हमको एज्यूम करना है. सेकंड स्टेट में कह रहा है फार्मर्स इन द स्टेट हु आर कल्टिवेटिंग शुगर केन अर्लियर हैव नाउ स्विच्ड ओवर टू ग्रेप्स कल्टिवेशन. तो क्या दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं? बिल्कुल कनेक्टेड हो सकते हैं. भाई पहले वाला क्या कह रहा है कि पेस्ट से अफेक्ट हुआ शुगर केन क्रॉप, एंड दैट इज वाई देयर वाज अ ह्यूज लॉस दैट वाज इनकर्ड बाय द फार्मर्स, एंड दैट इज वाई उनको लगा भाई शुगर केन में तो लॉस हो रहा है, तो इस बार शुगर केन नहीं उगाएंगे, इस बार हम उगाएंगे ग्रेप्स. ठीक है, इस बार उगाएंगे ग्रेप्स. तो डेफिनेटली फर्स्ट इज कॉज और सेकंड इज इफेक्ट. लॉस हुआ इसलिए इस बार नहीं उगा रहे, तो फर्स्ट हमारा कॉज है और सेकंड वाला इफेक्ट है. क्लियर? Next question. Many people in rural areas are suffering from waterborne diseases. And second statement, even semi-urban areas will be affected if the government is not able to overcome the contaminated water problem. पहला स्टेटमेंट बात कर रहा है रूरल एरियाज के लिए, रूरल एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम वाटरबॉर्न डिजीजेस, और सेकंड कह रहा है सेमी अर्बन एरियाज विल ऑल्सो बी अफेक्टेड. दोनों डिफरेंट ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, पहला बात कर रहा है रूरल एरियाज की, दूसरा कर रहा है सेमी अर्बन एरियाज का. तो क्या बिकॉज मेनी पीपल इन रूरल एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम वाटरबॉर्न डिजीज देयरफॉर इवन सेमी अर्बन एरियाज विल बी अफेक्टेड? क्या पहला वाला कॉज हो सकता है हमारा जिसकी वजह से सेकंड वाला हो? डेफिनेटली नॉट. क्या सेकंड वाला कॉज हो सकता है जिसकी वजह से पहले वाला हो? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेमी अर्बन एरियाज विल बी अफेक्टेड एंड हेंस मेनी पीपल इन एरिया रूरल एरिया आर सफरिंग. दैट ऑल्सो डज नॉट मेक सेंस. बट क्या एक कॉमन कॉज होना पॉसिबल है? पहला वाला बात क्या कर रहा है? रूरल एरियाज के बारे में बात कर रहा है, बट बात कर रहा है वाटरबॉर्न डिजीजेस की. And second statement is talking about will be affected if the government is not able to overcome the contaminated water problem. पहले वाले भी प्रॉब्लम क्या है? वाटरबॉर्न डिजीज का. दूसरे वाले प्रॉब्लम कंटेमिनेटेड वाटर का, यानी कि दोनों का एक कॉमन कॉज होना पॉसिबल है, एंड दैट कॉमन कॉज कैन बी कंटेमिनेटेड वाटर, जिसकी तरफ सेकंड वाला स्टेटमेंट इज ऑल्सो सिग्निफाइंग. तो दिस कंटेमिनेटेड वाटर इशू इज द कॉमन कॉज. दिस इज द कॉमन कॉज बिकॉज ऑफ विच बोथ प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग इन रूरल एरिया एज वेल एज सेमी अर्बन एरियाज में होना पॉसिबल है. तो यानी कि डेफिनेटली हमारा एक कॉमन कॉज दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी आंसर होगा. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. So these are all the questions in the session.
आई बिलीव इस सेशन में क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमें अप्रोच करना है आंसर को, क्या हमारा क्रोनोलॉजी रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमेशा हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ए या बी में से कौन सा आंसर होगा। अगर नहीं मिलता है, इन दैट केस विल बी चेकिंग कॉमन कॉज, एंड इफ इवन दैट डज नॉट हैपन देन विल बी चेकिंग इंडिपेंडेंट कॉज, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। ठीक है, और लास्टली जो कि बहुत रेयर होगा, दैट इज कि इंडिपेंडेंट कॉज हो सिर्फ और सिर्फ तब जबकि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। दिस विल बी आवर क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गए कॉज एंड इफेक्ट के। ठीक है, अगर सेशन समझ में आया है, पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। ओके, और अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। एंड इफ यू कैन ऑल्सो कनेक्ट with me on Telegram at @CATZMBA. That's all for this session. Bye bye. Take care.